शनिवार की सुबह के करीब 4 बजे थे और मैं इंटरस्टेट से काम पर जा रहा था। मैं बीच की लेन में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था क्योंकि मैं उस सुबह काम पर जाने के लिए पहले से ही थोड़ा देर से चल रहा था। इसलिए जब मैंने देखा कि मेरे बाएं शीशे में कार मुझे बहुत तेजी से पकड़ रही है तो मैं लगभग घबरा गया। मेरी गति पहले से ही 75 से 80 के बीच थी, इसलिए वह 90 से 100 के बीच कहीं जा रहा होगा। कार ने तेजी से मुझे पकड़ लिया। यह एक ग्रे होंडा कॉर्ड कूप था। मैंने यह देखने के लिए उत्सुक से कार के अंदर झांका कि पहिए के पीछे कौन है। हालांकि बाहर अभी भी अंधेरा था, मैं देख सकता था कि ड्राइवर मेरे पास से गुजरती हुए मेरी ओर देख रहा था। फिर मैंने पीछे की सीट पर भी किसी को देखा। यह एक युवा थी जो पीछे की खिड़की पर धमाका करती हुई दिखाई दी। पहले तो मुझे समझ नहीं आया। मैंने मान लिया कि यह कोई लड़की है जो मेरे साथ छेड़छाड़ कर रही है या कुछ और। आमतौर पर किसी व्यक्ति की पहली प्रवृत्ति यह मान लेना नहीं होती कि कुछ भयावह हो रहा है, लेकिन जब मैंने देखा कि ड्राइवर ने उसे खिड़की के नीचे धकेल दिया और उसी समय कार ने अपना रुख मोड़ लिया, तब मुझे पता चला कि कुछ गड़बड़ है। वह महिला किसी का ध्यान आकर्षित करने और मदद के लिए पुकारने की कोशिश कर रही थी। मैंने थोड़ी गति बढ़ाने शुरू की और उनके पीछे हो गया ताकि मैं उनके साथ रह सकूं। मैं देख सकता था कि ड्राइवर लगातार झूलते हुए कार के पीछे पहुंच रहा था। वह उसे मारता हुआ लग रहा था। मैं कार के पीछे उसकी राजाओं को फड़फड़ा हुए देख सकता था। मैं पूरी तरह सदमे में था। मैं वास्तव में अपने सामने एक अपहरण होते हुए देख रहा था। चूंकि मैं उनकी लगभग 95 मील प्रति घंटे की गति से उनके पीछे था, मैंने अपना फोन निकाला और 911 पर कॉल किया। जब मैं फोन पर था, मेरे सामने वाली कार की ब्रेक लाइट जल उठी और वह धीरे धीरे रुकने लगा। उसने निश्चित रूप से देखा कि मैं देख रहा हूं कि क्या हो रहा था और उसने सोचा कि मैं उसका पीछा कर रहा हूं। जितना मैं उस महिला की जान बचाना चाहता था, मुझे नहीं पता था कि ड्राइवर के पास बंदूक है या नहीं। फिर मैं घास के ऊपर से होकर वापस राजमार्ग पर आ गया और कार को पकड़ने के लिए गति बढ़ा दी। इस दौरान मैं अभी भी 911 से बात कर रहा था और उन्हें बता रहा था कि हम कहाँ हैं, वे किस तरह की कार में हैं और हम कितनी तेज जा रहे हैं। मैं उन्हें पकड़ने के लिए फिर से आसानी से 90 की गति से जा रहा था। जैसे ही मैं फिर से पागल गति से जा रही कार के पास पहुंचा, उसने मुझे फिर से देख लिया। इससे पहले कि मैं करीब पहुंच, उसने फिर से मेरे सामने ब्रेक लगाना शुरू कर दिया। मैंने उसके चारों ओर जाने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे काट दिया। मुझे रुकना पड़ा। वह अपनी कार से बाहर निकला और अपने हाथ में कुछ लेकर मेरी कार की ओर दौड़ने लगा और घबराहट में मैंने कार को रिचर्ड में डाल दिया जब तक कि उसने मेरा पीछा करना बंद नहीं कर दिया। फिर मैंने उसे वापस ड्राइव में डाल दिया, इससे पहले कि वह अपनी कार में वापस आ पाता, और मैं तेजी से उसके आगे निकल गया। 911 ऑपरेटर ने मुझे बताया, मुझे लगा जैसे मेरे कंधों से लाखों पाउंड का वजन उतर गया जब मेरे पीछे के शीशे में चमकती नीली और लाल बत्तियां दिखाई दी। जो कार मेरा पीछा कर रही थी, मैं उसके आगे और कार उसके पीछे थी। उसके पास बहुत अधिक गतिशीलता नहीं थी और उसने जल्दी से घास पर गाड़ी रोक दी। मैंने उसके सामने कम से कम 2 कारों के बराबर जगह बनाकर गाड़ी रोकी, क्योंकि मुझे अभी भी नहीं पता था कि यह कैसे टिम होने वाला था। सौभाग्य से पुलिस वाले ने अपनी बंदूक निकाल और उस आदमी को कार से बाहर निकाल लिया। उसके हाथ ऊपर थे। तब तक मैं बाहर आ गया और पूरी घटना देखी। वह हथकड़ी में जमीन पर था और अब अपने पेट के बल लेटा हुआ था। एक और पुलिस कार दिखाई दी और एक अन्य पुलिस वाला घटनास्थल पर आया। कार के पीछे बैठी महिला को बाहर निकाला गया। वह बुरी तरह से यह सोचना डरावना है कि अगर मैंने या किसी और ने उसे कार के पीछे मदद के लिए चिल्लाते हुए नहीं देखा होता तो वह उसे कहाँ ले जा रहा होता या उसके साथ क्या करने की योजना बना रहा होता। मैंने बोस्टन हैरान में भाग लेने वाले अपने परिवार के सदस्य का समर्थन करने के लिए बोस्टन जाने की यात्रा की। मैं शिकागो से मैसाचुसेट्स जा रहा था।
और मुझे संभवतः संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे लंबे राजमार्ग से गुजरना पड़ा। मुझे उड़ना ज्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैंने काम के बाद लगभग 3 बजे गाड़ी चलाना शुरू करने का फैसला किया। मेरा जीपीएस मुझे बता रहा था कि यह 15 घंटे की ड्राइव होगी, इसलिए यह जानते हुए कि मैंने कैसे गाड़ी चलाई, यह शायद 14 घंटे होगी। मेरा ईटीए मुझे 6 बजे बता रहा था कि अगर मैं नहीं रुका तो मैं सुबह 5 बजे की उम्मीद कर रहा था। मैं उस प्रकार का व्यक्ति हूँ जिसे कई स्टॉप और लंबी कार की सवारी पसंद नहीं है। मैं पूरी सवारी एक बार में ही पूरा करना पसंद करता हूँ। रूट 20 का अधिकांश भाग खुली जमीन है और वहाँ बहुत अधिक ट्रैफिक है। मैं कहूँगा कि लगभग 1 बजे में 10 घंटे में मूल रूप से जब मैं वहाँ पहुँचूंगा तो बिस्तर पर गिरना और भी ज्यादा फायदेमंद होगा। एक पल में ही अकेली कार दिख रही थी। फिर अगली ही बात जो मैंने देखी वो थी मेरे रियर न्यू मिलर में हेडलाइट्स में बाईं लेन में था और वह मेरी तरफ देख रहा था, इसलिए मैं दाईं लेन में चला गया। उसने थोड़ी गति बढ़ा दी और मेरे पास से गुजर गया, लेकिन किसी कारण से मेरी गति से मेल खाने के लिए धीमा हो गया। जैसे ही मेरा फ्रंट उम्र उसके रियर उम्र के साथ संरेखित हुआ, फिर वह सबसे लंबे समय तक मेरी गति से मेल खाता रहा। मैंने उसे पीछे छोड़ने के लिए गति बढ़ाने शुरू कर दी। जैसे ही मैं उसके सामने पहुंचा, वह मेरे पीछे मेरी लेन में आ गया। इतना करीब कि ऐसा लग रहा था कि वह मेरी कार को टक्कर मार देगा। उसे अपने पीछे से हटाने के लिए मेरे पास और भी गति बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मैं किसी रोड रेस की घटना का शिकार नहीं बनना चाहता था, खास तौर पर इस समय तो बिल्कुल नहीं। जैसे ही मैंने गति बढ़ा, उसने भी मैंने गति कम नहीं की। मैं वास्तव में डरा हुआ था क्योंकि मैंने सड़क पर ऐसा कभी अनुभव नहीं किया था। मैं गैस पर पैर रखकर गाड़ी चलाता रहा ताकि मेरी गति 5 से 10 मील प्रति घंटा बढ़ जाए। उम्मीद थी कि मैं किसी पुलिस वाले या किसी अन्य कार को पार कर जाऊं, लेकिन जहां तक मेरी नजर जा सकती थी, मैं पीछे की लाइनों का एक और सेट नहीं देख सका। केवल राजमार्ग के दूसरी ओर से बहुत ही कम कारें तेजी से गुजर रही थी। मेरे पीछे पिकअप ट्रक ने फिर लेन बदली और उसे भगा दिया। मैंने इस ट्रक के इंजन की आक्रामक गर्जन सुनी जो मुझे पार कर रहा था। वह मेरे सामने से निकला और फिर उसने ब्रेक लगाना शुरू कर दिया। मैंने उसके चारों ओर घूमने की कोशिश की, लेकिन वह मुझे रोकता रहा। मुझे भी ब्रेक लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा। मैंने ऐसा करना शुरू कर दिया क्योंकि मैं यही कर सकता था। जैसे ही हमने गति कम की, मेरे सामने वाले आदमी ने अपने खतरनाक वाहन लगा। मेरी सेना आसानी से उसके पिकअप ट्रक से बच सकती थी, लेकिन मैंने 100 की रफ्तार से टक्कर मारी और वह अभी भी मुझसे ज्यादा पीछे नहीं था। मैं पहले निकास पर राजमार्ग से उतर गया। मैं निकास रैंप के अंत में लाल बत्ती पर रुक गया। यह उम्मीद नहीं कर रहा था कि वह अभी भी मेरे पीछे होगा, लेकिन वे थे। पिकअप ट्रक की हेडलाइट्स मेरे पीछे आ गईं और ट्रक मेरे बगल में लाल बत्ती तक आ गया। मैंने ट्रक को अपनी बाईं ओर देखा और खिड़की नीचे लुढ़क गई। अंदर 3 लोग थे। मैंने अनुमान लगाया था कि वे प्रतिशोध के मुखौटे पहने हुए थे। वे सभी मुझे डराने की कोशिश कर रहे थे, मुझे यकीन है, लेकिन यह काम कर गया। मैंने मुख्य सड़क पर लाल बत्ती को तोड़ दिया और अंत में आसपास कम से कम अन्य कारें थीं। पिकअप ट्रक ने आखिरकार एक निश्चित बिंदु पर मेरा पीछा करना बंद कर दिया। मुझे डर था कि मैं मारा जा रहा था। मुझे प्लेट नंबर नहीं मिला। वास्तव में मुझे उस ट्रक पर प्लेट देखना भी याद नहीं है। मुझे बस इतना पता है कि यह 90 के दशक का कोई काला पिकअप ट्रक था। उसके बाद मैंने वॉलमार्ट पार्किंग में गाड़ी पार्क की और सो गया। मैं लगभग 8 बजे उठा और ड्राइव पूरी की। मैंने अपने परिवार को इस घटना के बारे में बताया और मैंने सभी को देर रात गाड़ी चलाते समय सावधान रहने की चेतावनी दी। यह मार्च में मंगलवार की रात थी। मैं शहर में एक दोस्त के घर से एक ट्रक लेकर वापस आ रहा था, जो मुझे अच्छे मौसम में लगभग 1 घंटे का समय लेगा, लेकिन लंबे सुनसान राजमार्ग पर गहरा कोहरा छा गया था। आधी रात के बाद सड़क का यह विशेष खंड अक्सर सुनसान हो जाता था। प्लेट पर अपरिचित अक्षर और रंग दिखाई देते थे, जहां मैं कभी नहीं गया था।
यह 1 बजे का समय था। यह मेरे दोस्त के साथ घंटों तक खरीदारी करने, नए कैफे देखने में एक लंबा दिन था। इसने मुझे थका दिया था। मेरी पलकों भारी थी और अभेद्य कोहरे ने राजमार्ग और सम्मोहित करने वाली किरणों के अंतहीन बहाव को बना दिया था। मैंने सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाई, अपनी गति को धीमा करके एक स्थिर गति पर लाया और अपने पीछे आने वाले लोगों को यह बताने के लिए अपनी खतरनाक लाइनें चुका दी कि मैं वहां हूं। अचानक एक वाहन दिखाई दिया जिसके पहिए आधे हाईवे पर और आधे सड़क के किनारे पर थे। मैंने अपने ब्रेक लगाए और उम्र से बाल बाल बचने हुए उसके पीछे रुक गया। निकट चूक के बाद मेरा दिल जोर से धड़क रहा था, इसलिए मैंने अपनी कार को काली सेना के पीछे अपनी सांस लेने के लिए पार्क में लगा दिया। मैंने देखा कि कार धीरे धीरे सड़क से आगे की ओर लुढ़कते लगी, इसलिए यह पूरी तरह से सड़क के किनारे पार्क हो गई। कार एक पल के लिए रुको, फिर चालक की तरफ की खिड़की नीचे हो गई। एक हाथ दिखाई दिया और रुकने के लिए हाथ हिलाया। इस बिंदु पर अचानक रुकने से एड्रेनालाइन अभी भी मेरे शरीर में पंप कर रहा था और सड़क से और दूर जाने का मतलब था। मैंने कार का पीछा किया क्योंकि यह एक साइड रोड पर थोड़ा मुड़ गई थी। मैंने अपनी खिड़की की दरार को नीचे किया, यह सोचकर कि शायद वह अपनी असुरक्षित पार्किंग के लिए माफी मांगने आ रहा है। वह मेरी खिड़की के पास आया और फिर मुझे खिड़की को और नीचे करने का इशारा किया। मैंने असहज महसूस करते हुए अपना सिर मिलाया और उससे कहा कि मैं उसे सुन पाऊंगा। उसने पूछा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और मैंने कहा घर। उसने कहा कि कोहरा कभी भी जल्दी खत्म नहीं होने वाला है और इस समय गाड़ी चलाना सुरक्षित नहीं है। मैंने उसे बताया कि मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। उसने अपनी रहें उठाई और पूछा कि मैंने फिर गाड़ी क्यों रोक दी। मैं इस आदमी के साथ कुछ भी शुरू नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने झूठ बोला और कहा कि मुझे एक फोन आया था और इसका जवाब देने के लिए मुझे गाड़ी रोकने की जरूरत थी। वह मुस्कुराया और ऐसा लगा कि वह बता सकता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। उसने कहा कि वह अपनी पत्नी और बेटे के साथ सड़क के नीचे लगभग 5 मिनट तक रहता है अगर मैं इंतजार करना चाहूँ। मैंने फिर से अपना सिर मिलाया, लेकिन वह जवाब में नहीं ले रहा था। उसने मुझे यह कहकर डराने की कोशिश की कि जब कोहरा होता है तो कार दुर्घटना में मेरी मरने की संभावना 10 गुना अधिक होती है और फिर मैं थका हुआ लग रहा था और मुझे सड़क पर वापस जाने से पहले वास्तव में अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए। मैंने अपना रुख अख्तियार किया। वह गुस्सा हो रहा था। वह अपनी कार की ओर देखने लगा और मैंने देखा कि यात्री सीट पर कोई व्यक्ति हिल रहा है जिसे मैंने पहले नहीं देखा था। अचानक वह आदमी मेरे दरवाजे के हैंडल को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। शुक्र है कि यह बंद था। कार का यात्री दरवाजा खुला और एक अन्य व्यक्ति बेसबॉल बैट लेकर मेरी ओर दौड़ता हुआ आया। मैंने अपनी कार को रिचर्ड में डाल दिया और जैसे ही मैंने गैस दबाया, ड्राइवर ने उस पर कुछ चिल्लाया। उसने मेरी कार पर वार किया, लेकिन चूक गया। सौभाग्य से मैं हाईवे से बहुत दूर नहीं गया था। कार को ड्राइव में लगा दिया और प्रार्थना की कि मेरे पीछे कोई ट्रैफिक न आ रहा हो। मैंने कार को बेतरतीब ढंग से हाईवे पर ले आया और अब पीछे मुड़कर देख रहा हूँ। मैं अक्सर सोचता हूँ कि जब मैं उस सड़क पर गाड़ी चला रहा होता हूँ तो क्या उन्होंने उस रात किसी और को रोकने की कोशिश की होती, और अगर मैंने अपनी खिड़की को और नीचे कर लिया होता तो मेरे साथ क्या होता। रात में सड़क पर डरावनी चीजें हो सकती हैं। रात का समय वह होता है जब खौफनाक और अजीबोगरीब लोग बाहर निकलते हैं, इसलिए आपको अतिरिक्त सावधान रहना होगा। यह 2020 के आसपास की बात है जब कोविड शुरू हुआ था। मैं अक्सर एक अस्पताल में रात भर की शिफ्ट में काम करता था। मेरे घंटे हर जगह होते थे। मैं हमेशा उसी रास्ते से घर जाता था जो मैं अपने शहर के लिए 10 मील उत्तर की ओर जाता हूँ। यह दिन के समय भी कभी भी व्यस्त पार्क नहीं होता, इसलिए रात में मैं लगभग हमेशा सड़क पर पूरी तरह से अकेला होता हूँ और कोविड ने इसे और भी अधिक भूतहा शहर बना दिया है।
मैं रात में कभी भी किसी राज्य की पुलिस को नहीं देखता। आमतौर पर यह मेरे लिए सुविधाजनक होता है क्योंकि मैं अपने आसपास किसी भी धीमे ड्राइवर के बिना जल्दी घर पहुंच जाता हूं। एक रात की बात है, मैं आधी रात को या यूं कहें कि सुबह के शुरुआती घंटों में घर जा रहा था। मैंने सड़क के किनारे एक लाल चमकती एसएस लाइट देखी। जैसा कि दिखाया गया है कि आप सड़क के किनारे खड़ी कार की टेल लाइट जला देंगे। स्पष्ट रूप से किसी को सहायता की आवश्यकता थी और मुझे लगता है कि मैं उस रात अच्छे मूड में था, इसलिए मैंने कार के सामने गाड़ी रोक दी। जैसे ही मैं कार के पास से गुजर, मैंने देखा कि एक आदमी हवा में अपनी बातें लहरा रहा था। मैंने अपना हेडलाइट ऑन किया और उस आदमी के पास जाने के लिए अपनी कार से बाहर निकला। त्वचा के रंग और हल्के उच्चारण के आधार पर वह एक हिस्पैनिक व्यक्ति था, क्योंकि उसने कोशिश मास्क पहना हुआ था। हालांकि मैं यह नहीं बता सका कि वह कितने साल का था, लेकिन अगर मुझे अनुमान लगाना होता तो मैं कहता कि वह 20 के अंत या 30 के शुरुआती दशक में था। मैंने उससे पूछा कि समस्या क्या थी। उसने कहा कि बहुत देर तक गाड़ी रोके रखने के कारण उसकी बैटरी खत्म हो गई थी। मैंने उससे पूछा कि क्या उसके पास जंप केबल है, क्योंकि मेरे पास नहीं था। उसने कहा कि नहीं, मुझे वाकई नहीं पता कि मैं उसे सवारी देने के अलावा और किस तरह सहायता कर सकता हूँ। लेकिन फिर उसने पूछा कि क्या वह खुद उधार ले सकता है। उसने कहा कि उसका फोन भी खत्म हो गया है। मैं सड़क के किनारे इस अजनबी को अपना फोन देने के लिए उत्सुक नहीं था, लेकिन मैंने ऐसा किया। मैंने उसके लिए इसे अनलॉक किया और फोन ऐप खोला। वह किसी को कॉल करने के लिए आगे बढ़ा और फिर धीरे धीरे चला गया, क्योंकि वह फोन से बात करना शुरू कर दिया था। हालांकि उसकी कार का दरवाजा खुला था, इसलिए मैंने खुद को आगे की सीट पर बैठने और कार को खुद चालू करने का निर्णय लिया और यकीनन चाबियां अभी भी इग्निशन में थी। मैंने चाबी को एक क्लिक दाईं ओर घुमाया और मेरे आश्चर्य के लिए बैटरी चालू हो गई। मैंने खतरों को चालू करने की कोशिश की, उन्होंने काम किया। मैंने रेडियो चालू किया और यह काम कर गया। मैंने बाहर से एक आवाज सुनी जो बार बार अरे अरे चिल्ला रही थी। यह मेरा फोन वाला लड़का था। मैं पीछे की सीट पर बैठे व्यक्ति की पकड़ से बहुत आसानी से छूट गया। मैंने उसकी तरफ देखा और वह पीछे की सीट पर एक युवा किशोर लड़का था। मेरा फोन वाला आदमी अपनी कार की तरफ वापस भाग रहा था और मुझ पर चिल्ला रहा था। मैंने फ्लाइट के बजाय फ्लाइट को चुना और अपनी कार की तरफ भागा और जैसे ही कार चालू हुई, मैं वहां से बाहर निकल आया और मैं भगवान की कसम खाता हूं कि मैंने बाहर से एक तेज आवाज सुनी, जो मुझे कुछ ही क्षणों बाद पता चली कि एक गोली की आवाज थी। मेरे पीछे के विंडशील्ड में एक छेद था और छेद के चारों ओर कई दरारें थी। मैं घर पहुंचने तक पुलिस को कॉल नहीं कर सका, क्योंकि उस आदमी के पास अभी भी मेरा फोन था। मैं घर आया और अपने माता पिता को बताया, फिर घर के फोन से 91 पर कॉल किया। मैंने पुलिस को समझाया कि मैं एक जाल में फंस गया था, कोई पीछे की सीट पर छिपा हुआ था। घंटा। लेकिन AT&T ग्राहक सेवा सुबह 7 बजे तक नहीं खुली, इसलिए मुझे इंतजार करना पड़ा। हालांकि पुलिस अभी भी वहां थी। मैं अपने फोन को लॉक करने के लिए अपने पिताजी के फोन पर अपना आईफोन ढूंढना था, जो मुझे उम्मीद है कि इससे पहले कि वे हमारे घर का पता पा सकें। सुबह 7 बजे मैंने AT&T को फोन किया, यह पूछने के लिए कि क्या वे पिछली कॉल को ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन पिछले दिन काम पर मेरी मां के साथ मेरे फोन कॉल के बाद से कोई कॉल लॉक नहीं थी। इसका मतलब है कि आदमी ने वास्तव में कभी किसी को फोन नहीं किया। मुझे कुछ और भयानक खबर मिली। मेरे कॉइनबेस खाते में रखे सभी बिटकॉइन गायब हो गए। मेरे हजारों डॉलर के मूल्य कुछ यादृच्छिक बिटकॉइन वॉल्ट पते पर पूरी तरह से प्राप्त भेजे गए। चोर द्वारा फोन का निपटान करने या बंद करने के बाद फोन का स्थान अपडेट होना बंद हो गया। मुझे यह कभी वापस नहीं मिला। इस घटना के एक हफ्ते बाद मैं अपनी मां की चिंतित आवाज से जाग गया। उन्होंने कहा कि उन्होंने और मेरी मां ने हमारे पिछवाड़े में किसी को सुना, लेकिन जब हमने जांच की तो हमने वहां किसी को नहीं देखा।
मेरी माँ पुलिस को बुलाना चाहती थी, लेकिन मेरे पिताजी ने कहा कि हम तब तक रुकेंगे जब तक हम दूसरी आवाज नहीं सुन लेते जो हमने कभी नहीं सुनी। मुझे नहीं पता कि उन्होंने जो सुना वह कोई व्यक्ति था या नहीं, लेकिन अगर ऐसा था तो मैं वास्तव में आशा करता हूं कि वह आदमी नहीं था जिसके पास मेरा फोन था। मेरा पता उस फोन पर हर जगह सेव था। फिर भी अब 2 साल हो गए हैं, इसलिए यह स्पष्ट रूप से खत्म हो गया है। फिर भी मैं कभी भी रात में हाईवे पर किसी की मदद करने के लिए नहीं रुकूंगा।